2019 में जब मैं पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने यहाँ पे आया था ना, लंदन में आया था क्योंकि एकेडमी यहाँ पे थी। तो 2-3 दिन एक ही दुकान से डोनर कबाब खाने के बाद ना मेरा दिल किया यार मैं सामने मार्केट में जाके ना एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ शायद कोई दुकान मिल जाए अच्छी जहाँ से कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ज़हन में रख के गया था 2 पाउंड से ज़्यादा नहीं खर्चने। तो मैं निकला से हंसलो की सड़कों के ऊपर, तो सबवे नज़र आया। मैं सैंडविच ऑर्डर करके ना मैं खाना शुरू हो गया। अब मैं चेयर पे बैठ गया, वो सामने एंट्रेंस है, तो सामने से एक बंदा एंटर हुआ है। मुझे लगा यार कोई सेलिब्रिटी है कसम से। ऐसे लंबे लंबे बाल, शर्ट उसने उतारी हुई, ऐसे सिक्स पैक्स, ऐसे पैक्ट मेजर पैक्ट माइनर ऊपर नीचे हो रहे थे खुद ही। ऐसे उसके बाइसेप्स, ऐसे ट्राइसेप्स जनाब, उसके मुंह पे ऐसे जेसन मोमोआ जैसी शक्ल, उसकी दाढ़ी इतनी लंबी। मैंने गौर से देखा तो मुझे लग रहा था ये जेसन मोमोआ ही है। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स तो नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने एक्वामैन देखी हुई है, तो यही है वो एक्टर। मैं बड़ा खुश हुआ यार, आई एम फाइनली मीटिंग एक्वामैन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। उसका आने का स्टाइल भी बड़ा ही ग्लैमरस था, लग रहा था रेड कारपेट पे वॉक कर रहा है। मैंने सोचा भाई आज तो ऑटोग्राफ लूंगा मैं, फिर फ्लेक्स करूंगा फेसबुक पे। मैंने देखा इसके इर्द गिर्द कोई कैमरा मैन नहीं है, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा हम्बल होते हैं कुछ लोग। अब शहबाज शरीफ और इमरान खान की तरह थोड़ी कि साल में एक दफा प्रोटोकॉल के बगैर निकल गए तो बस कैमरा मैन साथ ले गए। मुझे ना कंफर्म नहीं था कि ये जेसन मोमोआ है कि नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था क्योंकि शक्ल तकरीबन उस तरह की थी, बॉडी कद काट, बाल ऐसे लंबे लंबे, टैटू कराए हुए पूरे बॉडी पे, ऐसे ड्रैगन बना हुआ उसके यहाँ पे ना सीने के ऊपर, बाजू के ऊपर भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई। मैंने कहा यार जेसन मोमोआ अगर ना भी हुआ तो कोई और सेलिब्रिटी होगा, मैं बाद में गूगल कर लूंगा इसको, लेकिन मैं ऑटोग्राफ तो लूँ ना पहले। तो इतनी अच्छी बॉडी वाला कोई सेलिब्रिटीज ही होते हैं और शर्ट उतार के फ्लेक्स कर रहे होते हैं, मतलब उनकी जिंदगी इस तरह की होती है थोड़ी सी। वो फैशनेबल सी जीन्स पहनी हुई जिसके गोडे नहीं वो फटे होते, मतलब फैशन होता है ना आजकल, तो लाहौर में भी पिंडी बॉयज पहनते हैं आजकल। जीन्स के ऊपर बेल्ट पहनी हुई, बेल्ट से चेन लिटक के ऐसे उसकी जेब में जा रही है, मतलब प्रॉपर सेलिब्रिटी वाले शश के बजन। नीचे उसने चप्पल पहनी हुई थी, मुझे लग रहा था जैसे वो इधर कहीं रहता है तो बस खाना खाने के लिए बाहर आया। जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटीज हर दफा तैयार होकर बाहर निकले, वो भी आम इंसान होते हैं, पजामे में निकल आते हैं, अच्छी बात है, और आम लोगों की तरह मिंगल करते हैं लोगों के अंदर ना अपने फैंस के साथ। हालांकि वो सबवे में एंटर हो रहा था सड़क से गुजर के, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो जॉन अब्राहम देसी बॉयज वाली फिल्म के अंदर बीच पे बॉडी दिखा रहा होता है ना, ऐसे करके पानी से निकल रहा होता है और बाल उसे गीले होते हैं, ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा यार ये बंदा ना पैदाइशी एक्टर है, ये बहुत बहुत ग्लैमरस है यार, मैं तो पिघल गया। अब जब वो मेरी टेबल के पास पहुंचा ना तो वैसे खड़ा हुआ, उसकी तरफ मैंने हाथ बढ़ाया और ऐसे वैसे कहने लगा सर कैन आई हैव योर ऑटो। उसने मुझे देख के भी ऐसे हाथ फैलाया मेरी तरफ और मैं हैरान हो गया, और अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे हाथ फैला के ऐसे खड़े हैं ऐसे, और तो 3-4 सेकंड का ऑकवर्ड पॉज हो गया, और तो उसने मेरी बात काट के मुझे कहा कैन आई हैव 1 पाउंड। मैंने कहा हैं, पहले मैंने बाकी हैं कह दिया, फिर मुझे याद आया कि ये पाकिस्तान नहीं है, उर्दू नहीं समझता, तो मैं कहता हूँ सॉरी पार्डन मी, तो आगे से वो कहता है कैन आई हैव 1 पाउंड। मैंने फिर कहा है सॉरी पार्डन मी, कैन आई हैव 1 पाउंड। 1 पाउंड व्हाई? Hey mate, I need 1 pound to catch the train to my home, man. I've been walking on the streets and it's getting cold in it. एक तो मुश्किल अंग्रेजी बोल रहा है, ऊपर से समझना है। अखज मैंने ये किया कि वो कह रहा है भाईजान मुझे 1 पाउंड चाहिए, एक ट्रेन पकड़नी है, सर्दी हो रही है बाहर, मैं ठहर रहा हूँ यहाँ पे। वो ठहरने का मुझे समझ आया जब उसने ऐसे ऐसे करके कहा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो फिर मुझे समझ आई हाँ इसको ठंड लग रही है। दिल में मैं सोचूं 1 पाउंड की कौन सी ट्रेन मिलती है भाई, मुझे वो वाला फकीर याद आ गया जो हमारे घर पे आया था। तो अम्मी ने दरवाजा खोला तो फकीर आया, कहता है मेरे पेट की हड्डी का ऑपरेशन है। मैं प्री मेडिकल कर रहा था, इतना तो मुझे भी पता था कि यार पेट में हड्डी कोई नहीं होती। अम्मी मेरी फिर भी पैसे देती थी उसको रोज। खैर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे पाउंड मांग रहा, मैं तो पहली भाई मैं 2-3 पाउंड इकट्ठा करके एक सैंडविच खाने आया हूँ, 1 पाउंड इसको कैसे दे दूं? ये मैं कंफ्यूज था कि ये वाकई फकीर है कि नहीं है, लग तो नहीं रहा फकीरों जैसा। इतने में ना वो सबवे के दुकानदार ने ना इसको आवाज लगाई, हे गेट आउट ऑफ माय शॉप, आई एम गोना थ्रो यू आउट। देन इट रैंग अ बेल। मैंने कहा इस तरह तो लाहौर में होता था यार, कुछ खा रहे होते थे किसी दुकान में जाके, कुछ मांगने वाला अंदर ही आ जाता था, साथ बैठ जाता था कि ना मुझे भी खिलाओ और मुझे पैसे भी दो, साथ मुझे कल के लिए भी खाना लेके दो, परसों के लिए भी लेके दो, मुझे अपना नंबर भी दे दो, मुझे अपनी बहन भी दे दो, जायदाद में थोड़ा सा हिस्सा है वो भी दे दो थोड़ा सा प्लीज, मरने से पहले अपना मकान मेरे नाम कर दो। तो इतनी देर में दुकान वाला उसको कहता था यार हमारे कस्टमर खराब ना करो, बाहर जाके मांगो प्लीज। तो मैंने कहा यार ये तो वो वाला सीन चल रहा है, ये देसी हुए पड़े हैं गोरे सारे। दुकानदार इसको बाहर निकाल रहा, कह रहा मैं तेरी लत्ता बांध देगा, दफा हो जाता हूँ। ये बंदा किधर से फकीर लगता है यार, इससे ज्यादा तो फकीर मैं अपने वीडियोस में लगता हूँ यार। तो जब उस बंदे ने देखा ना कि दुकान वाला उसको दुकान से बाहर निकाल रहा था, वो डर के ना एकदम से मेरे से साइड पे होके दूसरे कस्टमर से मांगने लग गया कि 1 पाउंड दे दो, 1 पाउंड दे दो। फिर मुझे कन्फर्म हुआ यार ये तो मांगने वाला फकीर है भाई,
मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई यार कि मैं फकीरों को नहीं समझ सका। हमने हमेशा फकीर देखे हैं जो वाकई फकीर लगते हैं, जिनको देख के तरस आता है, कोई एम्पैथी जागती है। ये किस तरह का फकीर है जिसको देख के मुझे शायरी आ रही है, ऑटोग्राफ लेने का दिल कर रहा है। यूजुअली हमारा इनकाउंटर होता है पाकिस्तान में इशारों पे खड़े होकर फकीरों को देखना। ओ यार एक बच्चा इधर से आ रहा है, एक बच्चा इधर से आ रहा है, एक को दे दो तो 10 और आ जाते थे। तो मुझे एंग्जाइटी होने लगी थी। आई कॉल्ड इट ट्रैफिक सिग्नल एंग्जाइटी, जिसका सोर्स सबसे ज्यादा फकीर थे। और फकीर भी वो जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहे थे। पहले वो सिर्फ भीख मांगते थे, अब वो सर्विस देते हैं। जैसे ही आपने इशारे पे ब्रेक लगाई, पूरी बाल्टी सरफ के पानी वाली आपके शीशे के ऊपर, और साथ साथ शीशा साफ कर रहे हैं, साथ साथ आपको आंखें दिखा रहे हैं कि अब आप मुझे कितने पैसे दोगे। और आप गिल्ट में जा रहे हो, यार सर्विस ले लिया, मजदूर की मजदूरी, उसके खून पसीना जमीन पे गिरने से पहले उसको दे देनी चाहिए। फिर आपको याद आता यार मेरी अपनी नौकरी चली गई हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है आजकल। इस गिल्ट के ट्रैप में से ना निकलने की जरूरत है पाकिस्तान को। ये मोरालिटी और रिलीजन के नाम पे अगर आप इन लोगों को ऐसे फीड करते रहेंगे, इनको शय मिलती है कि यह ज्यादा बच्चे पैदा करके लाहौर के हर इशारे पे अपना एक एक बच्चा खड़ा कर देते हैं। ये बिजनेस मॉडल है इनका, मजबूरी नहीं है। प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल ना हुआ करें इनसे। हमारा मसला ये ना लॉजिक नहीं यूज करनी। जो भी अल्लाह के नाम पे दो आंसू बहा दे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो कोई भी हो, और अगर आप ब्लैकमेल हो गए हैं तो आपने उनकी बात मान लेनी है। आपको क्या लगता है माँ बाप मरने से पहले अपनी औलाद को अपनी मर्जी से शादी करवाने के लिए क्यों कन्विंस कर लेते हैं? क्योंकि वो रो के दो आंसू बहाते हैं। बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ होता। वो कहते हैं माँ जी आपके पैरों तले जन्नत है, मेरी अपनी जिंदगी गई भाड़ में, आपकी जिस बहन की जिस बेटी से शादी आप करवाना चाहती है मेरी करवा ले। बस माँ जी को खुश करने के लिए शादियां हो जाती हैं इधर। बाद में बंदा भी ना खुश, बंदी भी ना खुश, बच्चे भी ट्रॉमाटाइज सारी जिंदगी। फकीरों का भी यही हाल है, ये आपके इमोशन से खेलते हैं। हमारी एज अ नेशन इमोशनल कोशेंट ही बहुत कम है। एक IQ होता है, एक EQ होता है। इस पे गूगल करके पढ़े इसको। हमें पता ही नहीं है किधर अपने इमोशंस को मैनिफेस्ट होने देना है, किधर नहीं होने देना। जज्बाती कौम है हम लोग। बस जिसने अल्लाह का नाम ले लिया हमारे सामने, हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं। यार ये तो बंदा, इसकी नीयत ही बहुत अच्छी है। और भाई सारी ज्यादतियां इस मुल्क में अल्लाह के नाम पे हो रही हैं। आंखें तो खोलो, कॉमन सेंस हराम नहीं है, कॉमन सेंस यूज करने की चीज है। लेकिन नहीं, अब तो फकीर बड़े क्रिएटिव हो गए हैं। अब तो शहरों में वो बेलचा लेके आ जाते थे और शो करते थे कि हम मजदूर हैं, गांव से आए हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है। बेलचे के साथ मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, प्रॉप के साथ। इतना बजट तो हमारे पास नहीं होता था यार यूनिवर्सिटी में, ड्रामेटिक सोसाइटी के अंदर। मैं फकीरों को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं तो खुद बहुत बड़ा फकीर हूँ। लेकिन मसला ये है कि हमें अंदाजा ही नहीं है कितनी बूमिंग इंडस्ट्री है ये फकीरों की। हम बस यही आर्गुमेंट देते हैं कि यार अगर तुम्हारी 50,000 की सैलरी है तो अगर तुम 10 रुपए किसी को दे दोगे उसका दिन बन जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हें क्या मसला है अल्लाह के दिए हुए में से देना ना। ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत स्पिरिचुअल लगती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल कुछ और है। यार तुम्हें क्या पता कि इस फकीर के दिल का हाल क्या है? दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। हाँ भाई अल्लाह जानता है। रिसर्च कौन करेगा कि कौन डिजर्विंग है? मैंने एक ऐसे क्लाइंट के साथ काम किया था जो कि इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि एक फकीरों का खानदान कितना कमा लेता है। 3 से 4 लाख महीने की इनकम होती है इन लोगों की, और हम लोग जो इनको पैसे दे रहे होते हैं हमारी 40,000 इनकम होती है प्राइवेट नौकरी पे। उस दिन मेरी आंखें खुली यार, हम सारे एक्सप्लॉइट होते रहे यार रिलीजन के नाम पे। इशारों पे खड़े होकर एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए भजन, मैं तो इशारों पे खड़ा नहीं होता था। जैसे मुझे लगता था ना इशारा बंद हो रहा है और मैं गुजर नहीं सकता, तो मैं इशारे से कोई 10-15 गज पीछे ही खड़ा हो जाता था। आगे वाली सारी जगह ना मैं खाली छोड़ देता था कि मुझसे लोग ओवरटेक करके आगे आ जाए। मैं ना इशारे से थोड़ा पीछे ही खड़ा हूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है इशारे के बिल्कुल आगे खड़ा होने की। यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी मैं फ्रंट रो में बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मैं इशारे पे फ्रंट रो पे खड़े होने का मुझे कोई शौक नहीं है। और अगर मैं इशारे से थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा हो जाऊँ, इशारा बंद हो और कोई मुझे ओवरटेक करके मेरे आगे ना आए, तो जाहिर फिर तो सबसे पहले आगे मैं खड़ा हूंगा ना ऑटोमेटिकली। तो मैं इतना पीछे खड़ा होता था कि जब तक फकीर मुझे इशारे से देख के फॉलो करके मेरी तरफ आता था ना, तब तक इशारा खुल जाता था और मैं दौड़ा जाता था गाड़ी पे। भाई दिन में 1 दफा दे दिया, 2 दफा दे दिया, 3-4 दफा नहीं दिया जाता यार। हम लोग भी हैंड टू माउथ मिडिल क्लास लोग हैं यार, लोअर मिडिल क्लास। तो हम उस बैकग्राउंड से आए हैं फकीरों के। इधर आके हम देख रहे हैं जनाब इनके फकीरों के फैशन नहीं मुकते, इनके चस्के नहीं मुकते। रोड पे बैठे होंगे, विस्की पी रहे होंगे, लेकिन 2 पाउंड मांग रहे होंगे। यानी कि हमारे यहाँ फकीरों को जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए रोटी के लिए, इनके यहाँ फकीरों को अयाशी के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि इनकी बेसिक जरूरियात अक्सर इनकी गवर्नमेंट पूरी कर देती है ना, हमारी बेसिक जरूरियात नहीं पूरी होती पीछे। इस कल्चर को प्रमोट ना करें कि आपको भीख देनी पड़े, इस कल्चर को प्रमोट करें कि आपने उस फकीर को एम्पावर कैसे करना है कि वो भीख मांगने की आदत छोड़े किसी तरह। इफ यू गिव अ पर्सन अ फिश ही विल ईट फॉर अ डे, बट इफ यू टीच दैट पर्सन हाउ टू कैच अ फिश ही विल ईट फॉर एवर। मैं चैरिटी करने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लोगों को उनके बुरे वक्तों में हेल्प करने के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने तो खुद यार यूके में आके पहले 2 महीने पैसे नहीं होते थे, मैंने गुरुद्वारे से 2 महीने खाना खाया था फ्री।
और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इतनी इस्तात दे कभी मैं भी इस तरह का कोई खाने का निज़ाम चलाऊं कि गरीबों की मदद हो जाए। लेकिन मैं इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाले बिजनेस मॉडल के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। एक बंदा मेरे घर पे आया, वो एम्ब्रॉयडरी करके ना अल्लाह के नाम भेजता था एक बैच के ऊपर। पिछले 5 साल से आ रहा है वो हमारे घर। मैं बचपन से उसको देख रहा था, मेरी अम्मी हमेशा उसको पैसे देके भेज देती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने उस बंदे को एक दिन बुलाया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ, आओ तुम्हारे घर चलूँ मैं साथ। तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम्हारी बेगम फौत हो गई है, चलो मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ ताकि तुम अपने बच्चों के लिए इंटेग्रिटी के साथ कमाओ, तुम मेहनत करो। उस दिन के बाद वो नहीं आया, 5 साल से आ रहा था, उसके बाद नहीं आया वो। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। इसलिए कोशिश करें चैरिटी उस बंदे को दें जो आपकी रिसर्च के बाद डिजर्विंग साबित हो जाए। सफेद पोश लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द खानदान वालों में लोग होते हैं जो कि अपनी इंटेग्रिटी की वजह से ऐसे मांगते नहीं है। उनको ढूंढें, उनकी मदद करें, साइलेंटली हेल्प करें और इन लोगों को डिस्करेज किया करें जो आपको पता कि इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, वो भी अल्लाह के नाम पे। कॉमन सेंस हराम नहीं है, बस यही समझाना था।